नमस्कार। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस शब्द के साथ जो एक बिंब आता है वो है मुसलमान। और ट्रिपल तलाक, तीन तलाक, हालांकि इसको लेकर के एक अलग से कानून बन चुका है। हलाला आदि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के भीतर के जो अ, की जो व्यवस्था है वो सब एक बिंब के तौर पर आते हैं। लेकिन क्या है सच्चाई? यदि इसकी ऐतिहासिकता में देखेंगे तो मूलतः जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है या जो कॉमन सिविल कोड है वो स्त्री और पुरुष के बीच समता के कंसेप्ट से शुरू होता है। यह बहुत आश्चर्यजनक कुछ लोगों को लग सकता है, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि बहुत ही सहज है स्त्री और पुरुष के बीच में कानूनन समता, लेकिन ऐसा रहा नहीं है। इसके लिए बहुत लंबे संघर्ष हुए। कानून की कोडिंग में बार बार स्त्री और पुरुष शब्द को डलवाने के लिए महिलाएं इवन संविधान सभा से लेके यूएनओ तक में वो लड़ती रही हैं, कहती रही हैं कि किसी भी आधार पे, सेक्स के आधार पे जो इक्वालिटी है उसको भी बाजबता कह करके, लड़ करके, प्रेशर बना करके डलवाया गया। तो इतना आसान नहीं था। ये जो यूनिफॉर्मिटी है या जो कॉमन, यूनिफॉर्मिटी तो अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक शब्द भी है वैसे, लेकिन जो कॉमन मसला है, कई सारे अलग अलग भारत जैसे देश में यदि कई सारी रवायतें हैं, कई सारी संस्कृतियां हैं, कई सारी प्रथाएं हैं, कई सारे समूह हैं, जातियां हैं, उन सब की अपनी अपनी रवायतें हैं। तो वैसे में एक कानून के जो बनेगा वो एक तरह से यूनियन की तरह होगा और वो यूनिफॉर्मिटी की तरह ना हो, इस कंसेप्ट के साथ साथ चीजें। और सबसे पहली बार 1940 में ऐसा कभी नहीं रहा कि जब भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो न सिर्फ मुसलमान की छवि बनती है बल्कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी एक छवि बनती है, शब्द बिंब बनता है, दोनों साथ साथ शब्द युग्म आते हैं। ऐसा लगता है कि ये जैसे इनका एजेंडा भर हो या एक कॉमनल एजेंडा भर हो, लेकिन ऐसा नहीं रहा था। 1940 में नेशनल प्लानिंग कमेटी कांग्रेस ने गठित की थी और उसकी मांग थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। उसके पहले 1928 में महिलाएं सबसे ज्यादा मांग करती रही हैं, तो 1928 में समान नागरिक संहिता की मांग राजकुमारी अमृत कौर करती है। और मैं बता दूं कि यूनिफॉर्म, इसकी चर्चा तमाम जगहों पे आमतौर पे हो ही रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत, आर्टिकल 44 के तहत उसकी व्यवस्था की गई थी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हालांकि आप किसी कानून के जरिए लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन कानून की जो है, जो संविधान की जो स्पिरिट है, संविधान का जो मूल तत्व है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ जाकर के मिलता है। और एक सूचना भी है, एक जानकारी के स्तर पे, कि ये संविधान में बहुत कम जगहों पर कैपिटल लेटर, ब्लॉक लेटर का इस्तेमाल हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आर्टिकल 44 में कैपिटल लेटर का इस्तेमाल हुआ है, यानी जो संविधान के जो निर्माता था, और उसके लिए भी बाजबता जो महिला सदस्य थी संविधान सभा की, उनका बहुत बड़ा प्रेशर रहा है ऐसे कानून को बनाए जाने को लेकर के। तो वो जो कैपिटल लेटर है वो भी अपने आप में, हमारे जो पुरखे थे स्त्री और पुरुष, वो क्या चाहते थे देश में, उसको उससे ब्लॉक लेटर के जरिए आप समझ सकते हैं। हंसा मेहता जो संविधान सभा की मेंबर थी, वे यूनिफॉर्म सिविल कोड को राष्ट्रभाषा से ज्यादा महत्वपूर्ण मानती थी। तो ये मूलतः जो है जेंडर इक्वलिटी के प्रसंग से शुरू होता है और धीरे धीरे एक कॉमनल स्वरूप लेता चला जाता है। हिंदू पर पर्सनल लॉ में सुधार हुआ, हिंदू कोड बिल का ड्राफ्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा था। बाद में वो अलग अलग टुकड़ों में 1956 तक आते आते कई सारे दत्तक कानून, और ये जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सिर्फ मैरिज का ही प्रसंग नहीं है, वहाँ दत्तक का भी प्रसंग है, वहाँ उत्तराधिकार का भी प्रसंग है, प्रॉपर्टी राइट्स का भी प्रसंग आएगा, यहाँ तक कि टैक्सेशन का भी, क्योंकि आज जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें हिंदू जो संयुक्त फैमिली है उसमें टैक्स एग्जम्पशन का और टैक्स में छूट का, एग्जम्पशन नहीं, टैक्स में छूट का प्रावधान है, वो चीजें खत्म होंगी ना। जब बात यूनिफॉर्मिटी की होगी तो ये देश जो है, इतने बड़े देश में जो इतने बड़े समूह हैं, अलग अलग समूह हैं, मैंने शुरू में ही कहा अलग अलग समूहों की रवायतें हैं, उन सबको तो
साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। जहां अच्छी चीजें हैं उसको साथ लेकर आना भी होगा। देखिए, संविधान निर्माताओं के मन में कभी भी इसके भीतर कोई खास किस्म का दुराग्रह नहीं था। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इक्विटी को लक्ष्य करके इसका डिबेट राष्ट्रीय पटल पटल पर सामने आया था। इसी दुराग्रह नहीं होने के कारण ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक ड्राफ्ट होगा, आने वाली संसद बनाएगी, जिसको कि जिसको कि ऐच्छिक रखा जाएगा। यानी समूह तय करेंगे, व्यक्ति तय करेगा कि उसे, लेकिन कुछ दिनों तक, कुछ समय तक के लिए वो जो एक ड्राफ्ट होगा, वो जो कानून होगा, वो ऑप्शनल रखा जाएगा, ऐच्छिक रखा जाएगा। इसका अर्थ ये था कि ये काम स्टेट का था चेतना फैलाने का। क्यों जरूरी है देश में क्रिमिनल लॉ में खास किस्म की यूनिफॉर्मिटी है और सबने इसको स्वीकारा भी। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं इसकी ऐतिहासिकता में कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रसंग भारत के राष्ट्रीय पटल पर आया, वो जेंडर इक्वलिटी, स्त्री पुरुष की समानता के प्रसंग में आया, न कि कम्युनल प्रसंग में। लेकिन इन दिनों फिर से जो 9 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अब लगभग 9 महीने के बाद, 8-9 महीने के बाद चुनाव है, तो इन 8-9 महीनों में खास किस्म से इस प्रसंग को छेड़ा गया है। देखना है, अभी तक कोई ड्राफ्ट आया नहीं है, राय मांगी गई है, देखना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है। हालांकि इसी बीच में आदिवासियों को इससे बाहर रखने का भी प्रसंग आरएसएस की ओर से सामने आ रहा है। तो फिर कैसा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? यूनिफॉर्मिटी पे तो सबसे पहले यही सवाल खड़ा हो। इसके अलावा जो अभी अलग अलग समूहों में आगे जो राजनीति होने जा रही है पक्ष और विपक्ष का, वहां भी इसे लेकर के वैचारिक मतभेद अलग अलग दलों में है। जैसे कि पंजाब से अकाली दल, और लगभग इसी मुद्दे पे वो एनडीए के साथ आने को तैयार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो रूलिंग पार्टी है, उसके अपने ही सांसद और विधायक इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन ये संविधान सभा का अपना मैंडेट था, और ये भारत की जो हमारी महिला पुरखें थी, उनकी भी एक सदिच्छा थी कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लागू हो। ये महिलाओं के हित का प्रसंग है। आइए आज बातचीत करते हैं इस पूरे विषय पे, पूरी हिस्टोसिटी पे, आज के वर्तमान में क्या हो रहा है इसको लेकर के, इसकी राजनीति को लेकर के। हमारे साथ हैं नूर जहीर। नूर जहीर से स्त्री काल के दर्शक परिचित हैं, आती रहती हैं, और ऐसे कई बार हमने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे भी बात की है, और कई सारे मिथकों पर भी बात की है। बहुत ही प्रोग्रेसिव व्यू रखती हैं। नूर जहीर जानी मानी लेखिका हैं और विचारक हैं। विजय झा स्त्रीवादी विचारक हैं, और विजय झा से भी स्त्री काल के दर्शक परिचित हैं। तो अगले 45 मिनट, 1 घंटे में हम समझेंगे इसकी ऐतिहासिकता, इसके इस मुद्दे को, इसके वर्तमान में जो इसकी राजनीति है उसको लेकर के। नूर, सबसे पहले आपसे, ये जेंडर इक्वलिटी का प्रसंग कैसे कॉमनल होता चला गया? देखिए, ये कम्युनल है, उस मुद्दे पे बाद में आते हैं, लेकिन अगर हम कुरान को देखें तो उसमें सबसे पहले हमें बाकायदा लिखित रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलते हैं कानून के बारे में, और महिलाओं के साथ किस तरह से, मतलब पूरा एक चैप्टर है जो कि इसी नाम से जाना जाता है, सूरह निसा के नाम से, जिसमें महिलाओं को तिलाक, शादी, अडॉप्शन वगैरह दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, संपत्ति में कितना हक, वो सारी चीज़ों का आपको बखान मिलता है। तो लिखित जहाँ पर इस तरह का दस्तावेज़ मौजूद होगा, ज़ाहिर है कि उसमें तब्दीली करना ज़्यादा मुश्किल होगा। उसके मानने वाले जो हैं वो ज़्यादा जो है वो नाराज़गी जताएँगे कि हमारे लिखित जो कि एक तरह से अल्लाह का फरमान माना जाता है, उसमें तब्दीली क्यों की जा रही है। उसके बरअक्स मैं समझती हूँ कि हिंदुओं के उसमें जो तब्दीलियाँ हुई वक़्तन-ब-वक़्तन, सबसे पहले बाबा साहब के ही वक़्त में और फिर उसके बाद में भी, तो वो करना मेरे ख़्याल से इस तरह से लिखित मौजूद नहीं है, तो इसलिए करना मेरे ख़्याल से सहल था। मुसलमानों के साथ जो मुश्किल है, आज जो ये कहा जा रहा है कि उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इंगित किया जा रहा है, और जो
जब भी कोई इस तरह की चीज़ आती है, तो उन्हीं को खतरा महसूस होता है। तो मैं इसमें एक थोड़ा-सा फ़र्क करना चाहूँगी कि मुसलमान एक शब्द ना कहें, मुसलमान महिला और मुसलमान पुरुष। तकलीफ़ जिनको हो रही है, वो मेरे ख़्याल से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की जब भी बात होती है, तो पुरुषों को होती है। इस तरह की चीज़ कभी भी लिखी जाती है, चाहे वो कानून ना भी बना हो, चाहे वो सिर्फ़ रिफ़ॉर्म्स की बात हो रही हो, तो भी तकलीफ़ मुसलमान पुरुषों को होती है, सबसे ज़्यादा जो है वो नाराज़गी वहाँ से आती है। इसकी भी मेरे ख़्याल से मूल कारण ये है कि अंग्रेज़ों ने जिस वक़्त टेक ओवर किया 1857 के बाद और 1860 में फिर उन्होंने हिंदू और मुसलमान स्कॉलर्स को बुला करके बातचीत की कि भई आप अपने कायदे कानून बताइए, हम ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो उसमें जब हिंदू स्कॉलर्स ने ये कहा कि हमारे यहाँ तो तिलाक होता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई कांसेप्ट ही नहीं है। तो मुसलमान पुरुष जो बुलाए गए थे, वो भी ये बात अपने आप में गौरतलब है कि वो मौलवी ही थे, उलेमा ही थे। वो ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं, जो स्कॉलर होते हैं इस्लाम के, लेकिन जो इमाम नहीं हैं, उनको नहीं बुलाया गया था। तो एक तरह से आपने मुसलमानों में जो भी तब्दीली हो सकती है या होनी चाहिए या जिसकी ज़रूरत है, उसका भार, उसकी ज़िम्मेदारी आपने पूरी इमामों पर मुल्लाओं पर दे दी। उन्होंने ज़ाहिर है इस चीज़ की मुखालफत की और उन्होंने महिला से तलाक लेने का हक़ पूरा छीन लिया। उन्होंने ही अडॉप्शन का जो एक तरीक़ा मौजूद है कुरान में, उसको रद्द कर दिया कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, अडॉप्शन नहीं हो सकता। जब वक़्तन-ब-वक़्तन इस चीज़ पर बात हुई है, जो मिसालें आती रही हैं कि अडॉप्शन की क्यों ज़रूरत है, क्यों बच्चों को सहारा ना मिले, क्यों अकेली औरत अडॉप्ट नहीं कर सकती, क्यों उसकी संपत्ति जो है वो अपने दत्तक पुत्र को नहीं जा सकती या पुत्री को, तो इन इमामों ने ही मुखालफत की है। और इसका जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, वो सिर्फ़ यही है कि वो चाहते नहीं कि किसी तरह से महिला जो है वो मुसलमान महिला वो आत्मनिर्भर हो। तो चाहे आज ये आरएसएस का और संघ परिवार का एजेंडा है कि वो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड एक तरह से थोपना चाहते हैं और बात उस पे होनी चाहिए कि आप ड्राफ्ट क्यों नहीं पेश कर रहे, ड्राफ्ट पे बातचीत क्यों नहीं हो रही, ड्राफ्ट पे बहस क्यों नहीं हो रही, ड्राफ्ट में फिर तब्दीलियाँ हों। 2018 में अगर संजीव आपको याद हो, तो एक ड्राफ्ट एक क्वेश्चनेयर जैसा ये किया गया था और फिर उसके बाद 2019 में उसको वापस ले लिया गया। वो कभी आम नहीं किया गया कि भई किन लेकिन लोगों के जवाब आए थे, उन लोगों ने लेकिन क्या लिखा था। लेकिन तो उसी 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 समिति ने 2018 वाली, उसने जी, इसके खिलाफ रिकमेंडेशन किया और कहा जी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी सरकार ने बनाई थी, हाँ, जिसे ब हाँ। जी। तो लेकिन उसकी कोई शेयरिंग नहीं हुई तो के जवाब किस तरह के आए थे, किस तरह के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया था, तो वो शेयरिंग की डिमांड होनी चाहिए, ना कि ये कि हम यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आने ही नहीं देंगे और वो मुसलमानों पर एक तरह से लेकिन इसमें 2 सवाल बनते हैं कॉमरेड, 2 सवाल बनते हैं जो एक तो ये कि देखिए दूसरे मुस्लिम देशों में एक तो काफ़ी ऐसा नहीं है, वहाँ एक तो मुसलमान जहाँ दूसरे देशों में है, वेस्टर्न देशों में है, वहाँ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड लागू है और उसको फ़ॉलो करते हैं। और जी, दूसरा उनके देशों में जहाँ मुस्कथित इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ भी काफ़ी सुधार है, भारत जैसी स्थिति नहीं है। तो एक तो जी, ये मैं कि यहाँ के जी, और उस मैं दूसरा इसी सवाल बात पे आने पॉलिसी वाली पर थी। बिल्कुल। हुँ, कि यहाँ तो यूके में मैं देखती हूँ कि सभी को मानना पड़ता है और यहाँ की बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए कि स्ट्रिक्ट कानून है, जो कि यहाँ के भी पुरुष कहते रहते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादती है कि जिस वक़्त भी डिवोर्स होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि संपत्ति और अगर जॉइंट बैंक बैलेंस है, तो वो आधा-आधा बँटेगा, भले ही भला महिला ने कोई काम-काज ज़िंदगी भर ना किया हो। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर फ़ॉलो करते हैं ना, मानते हैं ना और फिर उससे बचने के लिए हज़ार तरह की तिकड़में करते हैं कि यहाँ से मुस्लिम कपल्स जो है वो पाकिस्तान चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं, जहाँ के होते हैं जो उनका मूल देश होता है, वहाँ जाकर के डिवोर्स करते हैं। तो ये सारे हथकंडे अपनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये हथकंडे ना अपनाए जा सकें और ये इस तरह से बेईमानी ना की जा सके
महिला के हक के साथ, तो ये तो अपने आप में एक तो मेरे ख्याल ऐसा से न्याय की लेकिन बात। ऐसा करने के लिए तो कॉमरेड फिर महिला का भी समर्थन होगा ना, वो भी तो पाकिस्तान जाएगी या ऐसे देशों में जाएगी, भारत जैसे देशों नहीं, में आप आएगी। महिला को ले जाएं कि भाई माँ बाप से मिले हुए बहुत साल हो गए, चलो घर चलते हैं, थोड़ा होके आते हैं, थोड़ा और बच्चों को ट्रिपल भी, तलाक। बच्चे यहीं पले बड़े हैं, तो बच्चों को भी अपने जो मूल देश है उससे वाकफियत करवानी चाहिए, मिलवाना चाहिए, रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। इस बहाने से आप ले गए और वहां पे आपने तिलाक दे दिया। तो ये इस तरह की चीजें ना हो पाए, आज ये चीज संभव नहीं है। आप तिलाक करके भी आएंगे तो यहाँ पर आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये बाद में हुआ है, पहले ये था कि यहाँ के कानून मौजूद था और फिर इसको प्रैक्टिस किया जाता था, अब प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। मैं एक और मिसाल दूं आपको उज़्बेकिस्तान की। उज़्बेकिस्तान में मैंने खुद अटेंड किया है कि एक कपल शादी होकर के बारात के साथ रजिस्ट्री ऑफिस से निकल के आ रहे थे, तो मेरी क्यूरियोसिटी हुई कि देखें तो क्या है, तो पता ये चला कि उन्होंने अभी शादी रजिस्टर कराई है, अभी घर जाएंगे और निकाह करेंगे। तो यानी मुस्लिम मैरिज पर कोई पाबंदी नहीं है, आप निकाह करवाइए, लेकिन आपको शादी रजिस्टर भी करवानी है, तो उससे महिला का प्रोटेक्शन हो रहा है। तो ये करने से क्यों मुस्लिम पुरुष जो है उनको नाराजगी है। अगर आप मोरक्को के कानून पढ़ के देखें, टूनिशिया के कानून पढ़ के देखें, तो आज पिछले 20 सालों में उनमें बहुत तब्दीलियां हुई है। अल अजहर जो सबसे बड़ा एक तरह से कहना चाहिए इंस्टीट्यूट है इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस का इजिप्ट में, वहां पर ये बाकायदगी से ये पढ़ाया जाता है कि महिलाओं के साथ किस तरह से ज्यादती ना हो, और उसके बिना पर तब्दीली इजिप्ट में हुई है। तो ये तब्दीली पर बातचीत हो, तब्दीली पर बहस हो कि क्या फायदे की चीज हो रही है, क्या नुकसान की हो रही है, वो तो समझ में आता है, लेकिन आप शुरू से ही नकार दें उसको कि इस पर तो बात ही नहीं हो सकती क्योंकि ये तो अल्लाह का फरमान है, इसको तो छुआ ही नहीं जा सकता। ये मेरे ख्याल से अपने आप में गलत है। हम लोग दूसरे सवाल पे अब अगले राउंड में आपसे पूछूंगा, जो मैं पूछने वाला था वो ये हालांकि सवाल मैं अभी ही यहाँ दे दूं, और वो ये था कि जो विरोध है और जो करने की कोशिश या करने की कोशिश करते हुए दिखना है, या तो करना ही चाहते या करने की कोशिश करते हुए दिखना है, कॉमनल अपने पोलराइजेशन करना है, ये दोनों की ही का जो स्टैंड है वो कॉमनल दिखाई पड़ता है। और जो कांग्रेस को करना था उसने वो नहीं किया, और जो भारतीय जनता, तो वो ये इसको कॉमनल बनाया किसने, इस पर हम बातचीत करेंगे आगे चल करके, और जो राजनीतिक दलों में क्या था जो इससे पीछे हटते रहे। विजय जी, सीधे वही सवाल कि इसकी ऐतिहासिकता में इसको देखें, और जो अभी की राजनीति है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, उसको वर्तमान संदर्भों में भी इसको देखें। देखिए, ये आपने अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की भी बात की, और नूर जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी बात की। तो ब्रिटिश से भी पहले अगर हम देखें, जो सरकार मुगल शासन यहाँ था, उसकी भी कोशिश यही थी कि पर्सनल दायरे में, निजी दायरे में हस्तक्षेप ना करें, जो यहाँ की जनता थी, हिंदू जनता थी। ब्रिटिश जब आते हैं तो ब्रिटिश भी कोशिश यही करते हैं कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, वो नॉन इंटरवेंशन की। जब यहाँ से कुछ प्रोग्रेसिव पुरुष सुधारकों की डिमांड आती है, तब वो कुछ कानून बनाते भी हैं, लेकिन हिचकते हुए भी। 1857 के बाद तो बहुत ही सावधानी से वो कदम उठाते हैं। तो ये पर्सनल दायरा जो है वो तभी से बनना शुरू होता है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ भी, मतलब ये ताज्जुब की बात है कि जो प्रोग्रेसिव और रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम्स थे वो विभाजन चाह रहे थे। मैंने एक किताब अभी देखी है, उसमें पता चला है। और जो कंजर्वेटिव तबका था वो यहाँ रहना चाहता, देवबंदी वगैरह यहाँ रहना चाहता था, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि आप हमारे पर्सनल जो दायरा है, पर्सनल जो कानून है, उसमें इंटरवेन नहीं करेंगे। और उनको यह सांत्वना आश्वासन दिया गया कि ऐसा नहीं होगा, आप रहें। तो आप देखिए, जड़ वहाँ है।
यह डर जो यहाँ माइनॉरिटीज के रूप में रहने जा रहे थे कि हमारे पर्सनल दायरे में आप इंटरवेन नहीं करेंगे, इससे जो सरकार थी, तब कांग्रेस ही थी, नाम लेते हैं कांग्रेस सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार बचती रही। एक वायदा भी था, और दूसरा जो जिसे मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स ऑफ हेड्स, पॉलिटिक्स ऑफ आर्गुमेंट नहीं, यानी कितने वोट मिलेंगे हमें, यह नहीं कि कौन वाजिब तर्क कर रहा है और कौन वाजिब तर्क नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखें कांग्रेस के समय से ही यह था कि अगर हम मुस्लिमों के पर्सनल दायरे में हम छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा वोट का आधार जो है खिसक जाएगा। तो यह तो जाहिर है कि यह दुस्साहस ही मैं इसे कहता हूँ, वही सरकार करेगी जिसे इसका डर ना हो, जिसको मालूम हो कि मुझे अगर यह कम्युनिटी वोट नहीं भी करती है तो कोई बात नहीं, जो पोलराइजेशन पर ही अगर मान लीजिए राजनीति कर रही है तो इसलिए मेरा मानना ये रहा है कि यही सरकार लाएगी इसको, अगर मतलब लाए तो। अब किस रूप में लाएगी, इरादे क्या है, यह सब तो बहस का विषय है, लेकिन मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की नजर से कह रहा हूँ कि और किसी भी सरकार में हिम्मत नहीं होगी जिसको कि माइनॉरिटीज वोट भी चाहिए और उसी के आधार पर वो शासन भी चलाता आ रहा है। लेकिन इस पर आप बात करेंगे। जी हाँ, कंप्लीट करेंगे। हाँ, तो मेरा यही मानना है कि अब जैसे कि देखिए, उसके बाद फेमिनिस्टों ने भी, वुमेन्स मूवमेंट ने भी, नूर जी जानती होंगी, यूसीसी की डिमांड एक मत से करनी शुरू की, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे 80 के दशक में आकर के भाजपा इसको हथियाती है, इस पर बात करना शुरू करती है, तब उन लोगों का माथा ठनकता है कि आखिर एक ऐसी पार्टी जिसका जेंडर जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि किसी भी तरह के जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है, वह पार्टी क्यों यूसीसी की बात कर रही है। तब आप देखेंगे वुमेन्स मूवमेंट में और फेमिनिस्टों के बीच मंथन होता है, उसे मैं समुद्र मंथन मानता हूं, और उस मंथन से कई सारे फिर देखेंगे कि सूक्ष्मताएं और जटिलताएं उभर के सामने आती हैं जो पहले नहीं थी, जो पहले परिदृश्य में नहीं थी। तो इसका श्रेय भी आप इस पार्टी को ही दें, इस राइट विंग पार्टी को दे सकते हैं कि जिसने फेमिनिस्टों और प्रोग्रेसिवों को ये बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्सेस पर्सनल कोड जो है, पर्सनल लॉ जो है, उसमें कितनी जटिलताएं हैं, कितने नुएंसेस हैं, और किस तरह से संभल कर उसके पक्ष या विपक्ष में बात करने की जरूरत है। जी, तो विजय जी, इस पर और आपसे भी और नूर जहीर से भी समझने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि क्या ये सिर्फ वोट बैंक, जो आप लोगों की बातचीत में इनहेरेंट भी है कि सिर्फ वोट बैंक का मामला नहीं है। तो एक तो वोट बैंक का इशू था, दूसरा कि एक नैतिक दबाव था कि मुसलमान जो यहाँ रह गए वो अपनी मांगों के साथ रह गए, तो उसको लेकर के भी एक खास किस्म का ये आग्रह था। तीसरी एक चीज अलग थी, वो था इरादा संविधान सभा का, और वो चाह रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बने और उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाला। तो ये 2-3-4 ऐसे प्रसंग हैं एक तरह से जिस पे बात की जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं एक सवाल ये करूंगा कि इसके बावजूद कि इरादा है चाहे कोई करे, लेकिन सवाल तो ये है ना, जो डर पैदा हो रहा है आदिवासियों के मन में, जो डर पैदा हो रहा है पंजाबियों के मन में, जो केरला का 3 अलग अलग कानून है प्रॉपर्टी राइट्स को भी लेकर के, ऐसा भी सिर्फ मुसलमान का ही प्रसंग ही नहीं। हम लोग इस पर 1 मिनट तो मुद्दे गिना सकते हैं कि वो बिना मुसलमान का नाम लिए हुए, कि इनके यहाँ ये है, इनके यहाँ जैनियों के यहाँ ये है, पंजाबियों के यहाँ ये व्यवस्था है, केरला में ये व्यवस्था है, नॉर्थ ईस्ट में ये व्यवस्था है। तो इसको फिर कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये डर, इस डर को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये सवाल तो बनता है। विजय जी मुझे कह रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, एक तो देखिए, हिंदुओं के बीच भी कई ग्रुप्स हैं और उनकी तरफ से भी विरोध हो ही रहे हैं। आपने भी कहा कि
कुछ गुट आए हैं सामने जो विरोध कर रहे हैं कि ये लागू नहीं होना चाहिए। और खुदा का सवाल जो है, जो इसके जो अध्यक्ष हैं सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने उठा दिया जी। हाँ, डर की वजह यही है ना कि जैसा नूर जी ने कहा कि अभी तक पारदर्शिता कोई नहीं अपनाई गई है। जैसे लॉ कमीशन की बात नूर जी बोल रही थी कि लॉ कमीशन ने जो पिछले लॉ कमीशन ने जो सवालात किए थे, उनके जो जवाब आए थे, और किस बेसिस पर लॉ कमीशन इस नतीजे पर पहुंची कि नाइदर डिजायरेबल नॉर नेसेसरी एट दिस स्टेज। अब एट दिस स्टेज क्या है, ये भी सोचने वाली बात है। बड़ी ही होशियारी से शब्दों का प्रयोग किया गया। ये बात 47 से 1950 से चली आ रही है कि नॉट दिस वही कह रहे हैं। तो वह सुबह कब आएगी? मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एट दिस स्टेज? ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए ही। तो डर की वजह यही है कि कई बार राइट विंग जो ग्रुप है, उसके जो विभिन्न संगठन हैं, उनकी तरफ से कई बार यह कहा जाता रहा है कि हिंदू जो लॉ है उसी को लागू कर दो सब पर। बिल्कुल डर इस बात का है, अगर सही शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहें तो यही डर है, मेन डर, कि कहीं हिंदू पर्सनल लॉ या तथाकथित हिंदू लॉ जो है उसी को तो नहीं यूनिफॉर्म बनाने की बात हो रही है। ड्राफ्ट सामने लाए हैं ना, ड्राफ्ट क्यों नहीं आ रहा है सामने? और दूसरी बात ये भी है, आप ये भी देखिए, ये ब्रिटिशों के समय से ही होता आ रहा है। स्टेट जो है प्रोग्रेसिव ताकतों को और उनको क्यों नहीं कंसल्ट करती है जो प्रभावित होने जा रहे हैं? किसकी सुनती है और किसको कंसल्ट करती है? तो जो विभिन्न समुदायों के कंजर्वेटिव ताकतें हैं, जिनका कि फिर मैं कहूंगा कि जिनका कि वोट पर जो वोट दिला सकते हैं। टीवी चैनलों पर भी उन्हीं लोगों को बुला करके तो फेमिनिस्टों ने अच्छा खासा मंथन किया है। तो आप उससे भी तो गुजरिए, उन डॉक्यूमेंट से भी तो गुजर के एक बार देखिए। मुस्लिम महिलाएं हैं या ईसाई महिलाएं हैं या हिंदू महिलाएं हैं, वो क्या कह रही हैं, उनसे तो विचार करके देखिए। तो आप उनसे विचार नहीं करेंगे तो ये ब्रिटिशों के समय से ही चला आ रहा है, ये भी देखिए। जबकि ये सवाल निश्चित तौर पे जेंडर इक्वालिटी से ही शुरू हुआ था। सबसे ज्यादा से तो महिलाओं का होना चाहिए था। हाँ, ब्रिटिशों ने भी क्या किया, ब्रिटिशों ने भी जब देखा कि इस्लाम की तरह कोई ऐसा एक मानक ग्रंथ नहीं है जिससे कि हिंदू कानून को डिराइव किया जा सके, तो उन्होंने कुछ पंडित नियुक्त किए। हालांकि उन पंडितों में से कुछ ने प्रतिरोध जतलाया, लेकिन बाकियों ने ब्रिटिशों की मिलीभगत से कुछ खास स्मृतियों के आधार पर एक कानून खड़ा किया। ध्यान रहे कि विभिन्न प्रांतों, जातियों और समुदायों के आधार पर हिंदुओं में ही तरह तरह के कानून थे जो कस्टमरीली चले आ रहे थे। इसमें कोई प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स भी थे। एक झटके में कोडिफिकेशन ने उन सबको खत्म कर दिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं हमेशा ही उदाहरण दिया करता हूं, विधवा विवाह कानून। विधवा विवाह कानून जो है, विधवाओं का विवाह नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल बन गया था। लेकिन हकीकत यह है कि एक खास प्रांत के छोटे से दायरे के लोगों के बीच विधवाओं का विवाह नहीं हो रहा था। उसे बना दिया गया अखिल भारतीय प्रश्न, हिंदू औरतों का प्रश्न। अच्छा, कानून बना दिया गया। कानून में साथ में यह जोड़ दिया गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कानून में जोड़ दिया गया कि विवाहित होने के बाद विधवा का अपने पूर्व पति की संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। गौर करिएगा इस बात पर कि किस तरह से यूनिफॉर्म कानून अगर हम बनाते हैं कुछ, तो पर्सनल लॉ में या कस्टमरी लॉ में जो कुछ फायदे मिल रहे होते हैं कैसे खत्म होते हैं। हकीकत यह था कि मध्य जातियों, ब्राह्मणों में भी, और डी कोसंबी ने इसका जिक्र किया है, और मध्य जातियों में भी, मध्य कृषक जातियां जो थी, विधवा विवाह बड़े पैमाने पे हो रहे थे, बल्कि चलन ही था। और उसमें यह भी नियम था कि विधवा विवाह के बाद
उसका पूर्व पति की संपत्ति में अधिकार बना रहेगा। अब देखिए कि एक झटके से उसके अधिकार को विधवा विवाह कानून ने यानी ब्रिटिशों ने खत्म कर दिया। उसके बाद कई केसेस विभिन्न अदालतों में आए। तो यह इन सब चीजों पर ध्यान रखने के लिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़े ही समझदारी से तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ करके इसकी ड्राफ्टिंग की जानी चाहिए थी। यह कुछ लोगों की राय मशवरा लेकर के इसको करना जो है नामुमकिन है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये अपना उद्देश्य पूरा कर पाएगी। बिल्कुल। और फिर उस पे ये भी एक प्रसंग आएगा कि जो धर्मेतर शादियां हैं जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ के अनुसार, तो उसमें भी रिजर्वेशन का जो प्रसंग है, तो बहुत सारी चीजें तो आएंगी सामने। कॉमरेड देखिए, मुसलमान भी कोई एक एंटिटी, जो आपने कहा कि महिला और पुरुष दो अलग अलग पक्ष हैं मुसलमानों के, मुसलमान महिला कहिए, मुसलमान पुरुष कहिए, कहना तो और भी कुछ होगा, सिया कहना होगा, बोहरा कहना होगा, जी बिल्कुल कहना होगा। और उनके कानून भी अलग हैं। अब शियों में ट्रिपल तलाक नहीं होता, इस्माइलियों में ट्रिपल तलाक नहीं होता। इस्माइलियों में शादी जो है वो पहले कर दी जा सकती है लड़की के जवान होने से पहले, तो जबकि इस्लाम कुरान इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन उनके जो अपने गुरु हैं उन्होंने इजाजत दी कोई 200 साल पहले कि शादी हो सकती है। तो वो एक तरह से बाल विवाह जैसी चीज जो है वो लागू है उन लोगों के ऊपर। तो उन सारी चीजों को जाहिर है मद्देनजर, विजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सारे तरह के स्कॉलर्स को बैठना पड़ेगा, और फिर जो इफेक्टेड पार्टी है वो कितना, उसकी राय, उसकी दखल अंदाजी कितनी है, और उस पर कितनी चर्चा हो रही है, कितनी बातचीत हो रही है। तो ये सही है कि फेमिनिस्टों ने एक बार इस चीज का फैसला किया कि ये तय कर लिया कि ये तो फायदा जो है वो गलत तरफ जा रहा है, और प्रोग्रेसिव फोर्सेस को इसका फायदा नहीं मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को, और उसके बाद एक तरह से अपना हाथ खींच लिया। लेकिन मेरे ख्याल से उस मुद्दे से जूझने का वो तरीका नहीं था कि विड्रॉ कर लिया जाए, बल्कि ये कि उसको और खुला करना चाहिए था, उसमें और दूसरे जो छोटे समुदाय थे मुसलमानों से अलग भी, और मुसलमानों के अंदर भी दूसरे, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए था, इस डिबेट को और फैलाना चाहिए था, ताकि और तरह की राय आ सके, और फिर एक ड्राफ्ट, फिर सेकंड ड्राफ्ट, फिर थर्ड ड्राफ्ट, ये होने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा जा सकता था शायद। इसीलिए ड्राफ्टिंग से ये इसीलिए लगता है कि सारी कवायद सिर्फ चुनाव के लिए, और ड्राफ्टिंग से सरकार ये हालांकि कर यही सकती है, इससे मैं भी सहमत हूँ, बहुत सारी चीजें जो है इरादा गलत भी हो तब भी, लेकिन सवाल यही बनेगा कि जब ड्राफ्टिंग होगी तो बोहराओं के सर्कमसिजन का जो मामला है, उनके जो योनि छत का जो मामला है, तो वो आएगा सामने। और बोहरा सबसे बड़ा फंडर है नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, तो फंड खींच लेगा। या ऐसी तमाम चीजें आएंगी जो, या हिंदुओं का वो प्रसंग भी आएगा कि आप या तो उनका जो राइट है ये टैक्सेशन वाला, वो प्रसंग भी आएगा, इसलिए ड्राफ्ट से। लेकिन वोकेबलरी का जो प्रसंग है, देखिए जो इसका विरोध भी हो रहा है, और इसका जो इसके पक्ष में जो बात कर रहे हैं, जैसे हिंदू बेटियों, ये मुसलमान बेटियों की बड़ी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होती है, बिल्किस बानो की नहीं होती है, ये सच है, लेकिन वो वोकेबलरी भी है। तो दूसरा जो विरोध की वोकेबलरी है वो देखिए, ऑल इंडिया बीफ यूनिफॉर्म कोड बनना चाहिए। अब देखिए क्या एक कॉमनल दायरा जो है, तो मेरा सवाल नूर यही है कि ये कॉमनल, इसको कैसे, ये जेंडर इक्वालिटी से कॉमनल जॉनर में ये तब्दील हो गया है, या कॉमनल स्पेस पे चला गया है, या सब कुछ, और ये इसके कौन कौन दोषी आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो नहीं सोचना चाहिए कि बीजेपी या आरएसएस की तरफ से किसी भी चीज की जो पहल होगी वो किसी तरह से बिल्कुल साफ सुथरी होगी। उसमें कम्युनल एलिमेंट जरूर होगा, जैसा विजय जी ने कहा कि वो वोट बैंक्स और इलेक्शंस की जो राजनीति है, विरोधियों में भी तो कॉमनल एलिमेंट है ना, ये जो बात है कि ऑल इंडिया बीफ यूनिफॉर्म बने, तो वही मुसलमानों का। देखिए, ये अपने आप में ही दायरे हम खींच नहीं सकते, क्योंकि दायरे इतने ज्यादा ओवरलैप करते हैं। हिंदुस्तान का, भारत का जो अपना जो टेक्सचर है, उसमें इतना ज्यादा चीजें घुली मिली हैं।
अब बिहार में ब्राह्मण घर में शादी में आप जाएंगे तो जरूर आपको गोश्त खिलाया जाएगा बकरे का, वो जरूर सर्व होता है, जबकि ब्राह्मणों के यहाँ यूपी में आप सोच भी नहीं सकते कि ये ऐसा होगा। सो बहुत सारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर लैप करते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अगर आप इस तरह से ये सोचें कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा बातचीत किस तरह से करवाई जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा सुझाव किस तरह से आ सकते हैं, तो आप बीजेपी से या आरएसएस से ये उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि किसी भी वक्त में, कि वो तो एक अलग चैप्टर है कि वो अच्छा वक्त कभी आया ही नहीं है। जब कांग्रेस का वक्त था, मेरी कांग्रेस के नेताओं से जब डिनाइड बाय अल्लाह आई तो यही बहस होती थी कि भाई ठीक है, ये सही वक्त नहीं है इस किताब के आने का, क्योंकि 2015 शुरू हो चुका था और इनको मोदी जी को आए हुए एक बरस गुजर चुका था। लेकिन जिस वक्त सो कॉल्ड आपका अच्छा वक्त था, जब कांग्रेस ये कर रही थी, तब आपने क्यों नहीं इन मुद्दों को उठाया? क्यों हलाला पे बात नहीं हुई? क्यों ट्रिपल तलाक पे बात नहीं हुई? क्यों खुला पे बात नहीं हुई? तब अगर आप ये समझते हैं कि आप सेकुलर हैं तो ठीक से आप बात करवा पाते, आप इसकी दिशा, डिस्कशन की दिशा तय कर पाते। आज आप कह रहे हैं कि इसका वक्त ठीक नहीं है, तो उस वक्त भी वक्त ठीक नहीं था, आज भी वक्त ठीक नहीं है। तो वक्त ठीक कभी नहीं होता है, बहस होती रहनी चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस वक्त ये डिमांड करने की जरूरत है कि बजाय के कानून की बात की जाए, उसके बजाय हमें ड्राफ्ट की बात करनी है। ड्राफ्ट आए, ड्राफ्ट। बिल्कुल, यानी 72 ईयर से कभी वो वक्त नहीं आया। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो मुसलमान महिलाओं का जो वॉइस है इसको लेकर के जी, उसको कौन से समूह अभी भी और इसको लेकर के आवाज उठा रही हैं, और उसकी ऐतिहासिकता पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, जहां तक आप तो बहुत अच्छी तरह से महिला बात मूवमेंट में की। इसको लेकर के अलग अलग राय होती होगी जी। हाँ, महिला मूवमेंट में, और मैं कहूँ लेफ्ट का जो मूवमेंट रहा है उसमें तो हमेशा से ही ये बात रही है कि एक तो वो भी पुरुषों का निर्धारित ये है, दिशा है जो जो सीपीआई या सीपीएम तय करती है। उसके अलावा ये है कि महिलाएं जब अपनी बातचीत करने के लिए बैठती हैं तो भी ये बहुत ज्यादा होता है कि भाई इसको ना छेड़ो, उसको ना छेड़ो। तो अगर छेड़ी नहीं जाएंगी चीजें, आप तो बहुत संजीव बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मेरे साथ भी क्या हुआ डिनाइड बाय अल्लाह आने के बाद। तो वो ये है कि जब तक आप छेड़ेंगे नहीं, जब तक आप डिस्कशन के मुद्दे तक पहुंचेंगे नहीं, तो डिस्कशन होगा कैसे? सिर्फ आप रखते रहेंगे तय करके किसी एक अलमारी में, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, जब वक्त आएगा तब इसको निकाला जाएगा और इसको पहना जाएगा। तो ये वो आपकी इबलास की शेरवानी तो नहीं है ना, जो आपने शादी के वक्त एक दिन पहनी थी और फिर आप जिंदगी भर तलाश करते रहे कि मौका कब आए तब पहनेंगे इसको। तो ये चीजें बातचीत पर होनी चाहिए। गलत सही बातचीत भी होती है, गलत राय भी आती है, तो भी उसको सुना जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से दायरा जो है वो बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और दलितों और महिलाओं का संघर्ष कभी भी ऐसे होता भी नहीं रहा है कि वक्त आएगा, क्योंकि वक्त आता तो फिर अंग्रेजों के जाने के बाद संघर्ष हो पाता, तो सामाजिक और महिलाओं का भी वो एक साथ ऐसा ही स्थिति रही है। कम्युनिस्टों की बड़ी जिम्मेवारी थी आज की तारीख में। मैं देख रहा हूं कि सीपीआई सीपीएम ही नहीं, सीपीआई एमएल भी जिन कारणों से इसका विरोध कर रही है वो कॉमनल कारण है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज जोड़ दूं। कारण नहीं है कॉमरेड हाँ, जी। इसमें मैं एक और चीज जोड़ दूं कि अक्सर इन पार्टियों पे इल्जाम लगता है कि ये सोवियत यूनियन को फॉलो करती रही या ये चाइना को फॉलो करती रही। अगर वहां पर देखें तो उन लोगों ने बहुत सख्ती से शुरू में 1917 में सारे जो व्हाइट रशा था उसके लिए एक लॉ की, फिर जब ये 23 में ये रियासतें जुड़ी जो कि मुस्लिम थी, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह 6 रियासतें जो थी, जब ये जुड़ी तो उन पर भी कानून यही लागू हुआ कि आप तिलाक इस तरह से नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा देना पड़ेगा बराबर का, बेटी और बेटे का हिस्सा बराबर होगा, जो भी आपके पास जितनी भी मिल्कियत है, इससे बहस नहीं है कि आप कितने अमीर हैं, कितने ये है। तो और निकाह आपका रजिस्ट्रेशन के बाद या पहले होगा, रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। तो ये सारी चीजें जो की गई थी ये मुस्लिम रिपब्लिक्स ने भी मानी बिना किसी जबरदस्ती के। और आज भी जब ये लोग, सोवियत यूनियन टूट चुका है और रशिया से अलग है और अपनी इंडिपेंडेंट इनके देश हैं,
तब भी ये सारे जो है वो इस चीज को मान रहे हैं, उसमें तब्दीली नहीं हुई है। जी। तो विजय जी, ये तो कम्युनिस्ट पार्टियों की जिम्मेवारी थी, महिला आंदोलनों की भी जिम्मेवारी थी, और खासकर कम्युनिस्ट पार्टियों की जिम्मेदारी थी कि ऐसे वक्त में पॉलिटिकल करेक्टनेस का स्टैंड लेने की जगह लोगों के बीच में इसका प्रसार किया जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरत थी। और कांग्रेस की मजबूरियों को भी थोड़ा आप देखेंगे, जिसकी भी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कि एक तो एक प्रॉमिस से बंधी थी वो, उसे यह भी लगता हुआ कि जो मुसलमान यहाँ रह गए उनकी अब जिम्मेवारी है हमारी कि हम उनको अदरनेस फील ना कराएं। तो ये सब भी कारण रहे होंगे कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के डरती रहे। सिर्फ वोट बैंक का मामला नहीं। विजय जी। हाँ हाँ, ये तो रहा ही कांग्रेस के लिए एक मजबूरी भी कह सकते हैं थी कि जो यहाँ रह गए हैं उनकी एक पैटर्नलिस्टिक स्टेट जो कह सकते हैं वो, उसकी भूमिका निभाना। एक चीज मैं बताऊंगा कि इसमें क्या होता है कई बार कि यह भी मान लिया जाता है कि हिंदू पर्सनल लॉ जो है ना, उसमें जो सुधार होने थे वो हो गए और अब सुधार की जरूरत भी नहीं है। मतलब गौर इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, कहीं इस पूरे डिबेट में जो अभी चल रहा है कहीं भी इस पर बात नहीं की जा रही है कि हिंदुओं के भीतर स्त्री पुरुष संबंधों में अभी भी कितनी असमानता है, कितनी असमानता है। इसको कोर्ट्स ने भी जो है बढ़ावा दिया है। एक केस मैंने देखा है, सरला मुदगल वाला केस था, फेमस केस है, पता होगा आपको। तो उसमें जज ने ये कहा कि हिंदुओं और सिखों ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपनी भावनाएं पीछे छोड़ दी, लेकिन कुछ अन्य है जो ऐसा नहीं, अन्य है जो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जज महोदय भी ये मान रहे हैं कि हिंदुओं और सिखों में पर्सनल लॉ जो है उसमें सुधार हो चुका, आगे सुधार की गुंजाइश नहीं है। तो जब हम इस पर बात करें तो ये केवल यही मुद्दा ना बनाए, हिंदू पर्सनल लॉ जो है उसमें जो इनकंसिस्टेंसीज हैं, गैप्स हैं, इनइक्वलिटी है, उसको भी ध्यान में रखें। उस पर ऑल इंडिया मैप पर जो अलग अलग उसका ये है, तो उसको भी देखना होगा। आप गोवा के बारे में भी कल पूछ रहे थे। गोवा देखा मैंने, गोवा में क्या है ना कि एक मतलब हिंदू पुरुष जो है अगर उसकी बच्चा नहीं होता पत्नी से तो दूसरी शादी कर सकता है। वो बच्चा हो जाए, अगर बेटी है। पराशर स्मृति, पराशर संहिता और का एक तरह से अनुकरण है। हाँ, किन आधार नहीं बच्चा भी, आप, हाँ बच्चा भी हो जाए और शादी का कुछ अरसा बीत जाए, बेटा ना हो, तो भी उसको दूसरी शादी करने का अधिकार है। और उस गोवा के कानून को भी आइडियल कानून बताते हैं ये लोग। तो डरने, इसलिए कभी कभी डर भी लगता है, अगर लोगों को लगता है कि क्या करने जा रहे हैं पता नहीं। एक जो मैं इस बहस मतलब आज के बातचीत से एक मैसेज ये भी छोड़ना चाहूंगा कि एक हम लोगों के दिमाग में ब्रिटिशों के समय से ही एक बात बिठा दी गई कि लीगल जरिए से, कानूनी तरीके से ही स्त्री पुरुष समानता हासिल की जा सकती है, और हमारा फोकस जो है वहीं पर ज्यादा बना रहा। आप गौर कीजिएगा, मतलब सामाजिक परिवेश में बदलाव नहीं आएगा, संसाधनों का समान वितरण नहीं होगा, महिलाएं आर्थिक पर निर्भरता की स्थिति में जीवेंगी, तब आप सोचते हैं कि कानून बना करके हम समानता ला लेंगे। तो ये जो लीगल रिकोर्स है, मतलब समानता लाने का, इस पर बहुत ज्यादा जोर ब्रिटिशों के समय से ही और अब तक पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में भी देखा जा रहा है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, बाल विवाह पर रोक लगे हुए कितने साल हो गए, लेकिन अभी देखिए हर सेंसस में ये पता चलता है कि हिंदुओं में बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। क्यों हो रहे हैं बाल विवाह? कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं और मजबूरियां हैं जो बाल विवाह करवा रहे हैं? फ्लेविया एग्नेस ने कुछ गिनवाए हैं, मैं बताता हूं आपको।
कुछ सांस्कृतिक भी है, कुछ आर्थिक भी है, डाउरी सिस्टम तो है ही। साथ में यह भी एक धारणा अभी तक व्याप्त है कि शादी से पहले तक लड़की कुंवारी रहनी चाहिए, और बिल्कुल जाहिर इसे करें ना करें पेरेंट्स और कम्युनिटीज, यह बात मन में डर जमाए रखती है कि कहीं वर्जित रहनी चाहिए। हाँ प्री मैरिटल रिलेशनशिप न बना ले। जी यह एक बड़ा डर है जो कम उम्र में ही लड़कियों की शादी की तरफ मजबूर करता है माँ बाप को, कम्युनिटी को। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कानून भी तो आप बना देंगे, कानून बना दीजिए, लेकिन जिस तरह से न्यू लिबरल कैपिटलिज्म हावी होता जा रहा है, जिस तरह से भारी फासले बढ़ते जा रहे हैं, हर कम्युनिटी में कंजर्वेटिव तबका जो है उभर रहा है, वैसी स्थिति में आप सोचेंगे कि एक ये चीज कर करके हम जस्टिस ला देंगे, जेंडर जस्टिस ला देंगे, तो ये जस्ती नहीं, ये बात विजय जी, हजम नहीं एक चीज होती। एक दिशा में काम करके तो सच में जेंडर जस्टिस हो या कोई भी जस्टिस हो नहीं लाया जा सकता। लेकिन स्टेट की भूमिका, हालांकि स्टेट का हस्तक्षेप बढ़ता है इससे, लेकिन स्टेट संविधान के लागू होने से या कानूनों के बनने से एक हद तक प्रोग्रेसिव होता है, दिखता नहीं है, नहीं, इसमें कम से इसमें कम उसके पास इसमें मैं प्रोग्रेसिव हथियार होता है। लेकिन साथ नहीं साथ नहीं, इसमें समाज मैं सुधार तो आपका होना चाहिए, उसके उसके भी नहीं नहीं, कार्यक्रम चल रहे इसमें मैं प्रोग्रेसिवों और फेमिनिस्टों इन सबको दोष देता हूँ, बार बार देता हूँ। हैं। जी भारत जैसे देश में अगर आप अंग्रेजी भाषा में आपस में ही बात विचार विमर्श करते रहेंगे, तो बहुत बड़ी जनता की बहुत बड़ी तादाद को पता ही नहीं चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं। बिल्कुल। बल्कि इस विषय से थोड़ा वह अलग जाकर के देखा जाए विजय जी, कि जो जो भाषा जो दूरी बन गई, कि लोकतंत्र ने एक बड़ी जीत हासिल की, कि आज एक चाय बेचने वाला बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड का व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया, या कई कई जगहों पे अलग अलग जातियों से लोग बन रहे हैं, या स्मृति ईरानी का ही बैकग्राउंड देखिए आप, हम्बल बैकग्राउंड है। नहीं लेकिन जो नहीं, हमारी इसमें एक मैं वोकेबलरी है, हम उस समूह को सेकुलर नहीं बना सके, या हम अपनी वोकेबलरी के साथ उनको उनको हम उनके साथ नहीं जोड़ सके, हमारी दूरी बन गई। सेकुलर के अलावा और भी मुद्दे हैं। नहीं जी नहीं, इसमें तो मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी, चाय वाले नरेंद्र मोदी हों या JRD टाटा, सुनते हैं टाटा या कोई है जो, वो भी शायद सड़क जी से ही शुरू किया था उन्होंने। बिल्कुल। ये संजीव जी, नूर जी जानती होंगी, ये कैपिटलिज्म की ताकत है दरअसल, जो नहीं नहीं, लोगों में ये जी लोगों हम में ये साथ साथ विश्वास लोकतंत्र की दिलाती है, जी लोगों में ये विश्वास दिलाती है कि देखो, एक निचले तबके से ऐसा भी नहीं। उठ करके एक आदमी यहाँ तक पहुंच सकता है। लेकिन मैं इस यह प्रसंग में सबके लिए इसलिए नहीं। नहीं ले जाना चाह रहा, मैं यहाँ लेकर आना चाहता कि आपने जो कहा कि जो एक समूह है जिस तबके को काम करना था नूर, वो तबका काम नहीं कर रहा है। जैसे नहीं आज की नहीं तारीख, या उसकी वोकेबलरी अलग हो जा रही है, उसकी दूरी बन जा रही है। जैसे आज की तारीख में फेमिनिस्ट का काम था कि जगह जगह वो सेमिनार करती, जगह जगह वो अपने स्पेस पे बातचीत करती और कोशिश करती कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में या कॉमन सिविल कोड के पक्ष में एक राय बने जनता का। इस भूमिका एक से वो जन चूक, जागरण जैसा जो होता है। जिसको जनजागरण जैसा कह सकते बिल्कुल। और हम्म। डिस्कशन जो है वो विजय जी ठीक कह रहे हैं, वो ना कैपिटलिस्टों के हाथ में जाने पाए और ना मुल्लाओं और पंडितों के हाथ में जाने पाए, वो आम नागरिक के हाथ में रहे डिस्कशन, वो जरूरी था। वो किसी जगह कड़ी छूटी, प्रोग्रेसिव से कहिए, फेमिनिस्ट से कहिए, दोनों से कहिए, जैसे भी, लेकिन वो किसी जगह कड़ी छूट गई, जिसकी वजह से एक तरह से हथिया लिया गया ये। और कैपिटलिज्म का तो ये मतलब पुराना ही डर रहा है कि वो पहले आइसोलेट करता है इंसान को, और फिर दिखाता है कि देखो धर्म ही एक ऐसी जगह जहां तुम्हें अपने अपने जैसे लोग मिल सकते हैं। इसीलिए हम हम्म। देखते हैं कि कैपिटलिज्म जब बढ़ना शुरू होता है तो कथाएं शुरू होती हैं, कुरान खानियां शुरू होती हैं, जगराते शुरू होते हैं, रत जगह शुरू होते हैं वगैरह। तो वो तो एक बहस है ही कि क्यों जाने दिया। लेकिन अब जो भी हो, गलती हो गई या जैसे भी हो, या कोई किसी प्लान के तहत था, अभी मैनेज। गलती हो नहीं गई, गलती हो रही है। अभी तो फेमिनिस्ट जो थे, अभी तो वर्तमान में एक्ट करना था, जैसे कम्युनिस्टों को, प्रोग्रेसिव लोगों को एक्ट करना था और यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में बात करनी थी, ड्राफ्ट पे बात करनी थी और राय जी अलग बनानी थी, ना कि इस भाषा में निगेट करना था कि कॉमन जी लीफ कोड बना दो
या आप हाँ, क्या कर रहे हो, या बिल्कुल। और कोशिश ये होनी चाहिए थी फर्स्ट ड्राफ्ट गलत सही जैसा भी है हमारी तरफ से आता, कम्युनिस्ट पार्टियों हाँ की तरफ से आता कि भाई हम बिल्कुल ये है, इस पर बहस कीजिए, आप गलत पॉइंट आउट कीजिए, जो संविधान को समझने वाले हैं, जो इस्लाम को समझने वाले हैं, जो हिंदुइज्म को समझते हैं, जो स्टेट्स में हिंदुइज्म कैसे अलग है, इस्लाम कैसे अलग है। अब केरला की आप बात कर रहे थे, वहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के मुस्लिम महिला की भी हालत बहुत अलग है यूपी के या दूसरे मध्य प्रदेश के मुसलमान के मुकाबले में, मुसलमान महिला के। तो वो होता, उसके बाद एक और रिफॉर्म ड्राफ्ट आती है, उसके बाद फिर और बातचीत होती है और बहस होती। तो ये 70-75 साल का वक्त जो है वो तो गवाया ही गया एक तरह से। बल्कि उससे उलट जो है प्राइवेट मेंबर बिल एक ऐसा व्यक्ति लेकर आता है जिसकी न कोई समझ है कानून की, न वो भारतीय जनता पार्टी का जो अभिनेता सांसद है वो इसको लेकर के नहीं, वो बच्चों का बिल लेकर आया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर नहीं आया था। खैर, तो अभी समय की सीमा है, हमारे पास 2-3 मिनट ही समय बचा है। कोई अंतिम टिप्पणी आप लोग इस पर छोटी छोटी टिप्पणी करना चाहें? जी विजय जी। नहीं, आप अच्छा, नहीं, मेरी तरफ से तो एक ही बात है कि सबसे पहले तो ये कि हमें ड्राफ्ट एक्चुअल चाहिए, लिखित। और जी, नूर, तो इंग्लैंड में भी नेटवर्क का इशू होता है विजय जी, आप अपनी बात कहें, नूर आती हैं तो। कॉमरेड ठीक हो गई आप? यदि मैं कह रहा हूं कि आप अभी शायद लंदन में बैठी हैं और हाँ, वहां भी नेटवर्क का इशू होता है। जी हाँ, आप बात नहीं, पूरी नेटवर्क का अच्छा, नहीं, हमारी तरफ से हुआ, मुझे लगा आपकी तरफ से। हाँ, बस यही कि हमें बताइए कौन लोग हैं आपकी कमिटीज पे जो ड्राफ्ट कर रहे हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि उसमें एक भी महिला नहीं है। अगर ऐसा है तो जाहिर है हमको उससे इतराज है, जो भी आएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बना है, ड्राफ्ट तो बाद में होगा, अभी जो बना है उसमें स्मृति ईरानी है। अच्छा, तो खैर, जी उनका खैर विजय जी। मकदम है। हाँ, मतलब मैं एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगा, काश हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता, हम लोगों ने बनाया होता, ताकि हम देखते कि ये क्या कर रहे हैं और क्या सही। कहूँ। जी, तो ड्राफ्ट सामने होता और ड्राफ्ट पे बातचीत हो। सबसे ज्यादा जरूरत है कि पॉलिटिकली करेक्ट समझे जाने और उसे जताए जाने की जरूरत से बाहर निकलना होगा। साहस करना होगा कि आप गलत भी समझे जाएं, तब भी जो बात सही है समानता की दिशा में उसे की जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है और इसमें भूमिका निभानी पड़ेगी प्रगतिशीलों को, स्त्रीवादियों को, और पार्टियों के हिसाब से कहें तो कम्युनिस्टों को भी ये भूमिका निभानी पड़ेगी कॉमन सिविल कोड के मामले में। ये मामला जेंडर जस्टिस का ज्यादा है, किसी भी धर्म और संप्रदाय का मामला कम है। जब जेंडर जस्टिस की बात होगी तो धर्म और संप्रदाय के मसले सुलझा लिए जाएंगे। एक साफ इरादे से और बेहतर इरादे से यदि कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आता है तो उस पर बहस होनी चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। फिर बातचीत करेंगे किसी अन्य विषय पर। नूर और विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।